नमस्कार, डिबेट एडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पड़ोसी देश नेपाल के हालात चिंताजनक हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की मौजूदा परिस्थितियों पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। कल के बाद आज तक की परिस्थितियों में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ हो ऐसा नहीं है। कल अगर संसद भवन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर पर आगजनी की गई थी, तो आज प्राइवेट बिल्डिंग आग के हवाले की गई। हिल्टन होटल हो या न्यूज चैनल की बिल्डिंग, नेपाल के अरबपति का घर हो, वहां पर भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल के ये हालात काफी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर परिस्थितियां इतनी खराब कैसे हो गई। जहां संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास तक में आग लगी, सुरक्षा बलों से हथियार छीने गए, 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमला किया गया, पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लगी, उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को जमकर पीटा गया, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ऐसी तस्वीरें सामने आई। जो प्रधानमंत्री थे, माफ कीजिएगा, केपी शर्मा ओली, उन्हें सेना सुरक्षित स्थान पर ले गई। उनके इस्तीफे के बाद लग रहा था मामला शांत हो जाएगा, नहीं हुआ। उसके बाद लगा कि परिस्थितियां संभलेंगी, लेकिन फिर भी हालात काबू से बाहर रहे। जेन जी आंदोलन, यानी जो युवाओं का आंदोलन है, वो दिन पर दिन तेज होता गया और आज भी कई जगह से इस तरह की खबरें आई। हालांकि देर रात सेना ने मोर्चा संभाला, कुछ जगह गिरफ्तारियां हुई, लेकिन हालात पूरी तरह काबू में हो ऐसा नहीं है। कई जगह टूरिस्ट फंसे हुए हैं, यात्राओं पर गए, धार्मिक यात्राओं पर गए यात्री फंसे हुए हैं और हालात बहुत अच्छे नहीं। काठमांडू और आसपास के इलाकों में जो परिस्थितियां बनी, जो आगजनी हुई, उसके बाद आज कहीं कहीं से ऐसी तस्वीरें आती रही। नेपाल के ये हालात भारत के लिए कितना चिंता का विषय है। जो नेपाल में हुआ वो सिर्फ नेपाल में नहीं, उससे पहले ठीक यही पैटर्न हम बांग्लादेश में देख चुके हैं, जब शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा। उससे पहले श्रीलंका में हमने ये हालात देखे, जब जनता सड़कों पर उतर आई और वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को वहां से भागना पड़ा। कमोबेश को म्यांमार में भी रही है। भारत के आसपास के पड़ोसी देश में ये हालात कितने चिंताजनक हैं। ये परिस्थितियां क्यों हमारे लिए अच्छी तस्वीरें नहीं हैं और अस्थिर नेपाल भारत के लिए किसी लिहाज से भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। नेपाल की कमान कौन संभालेगा? बिखरा हुआ नेपाल कैसे वापस ट्रैक पर आएगा? आखिर हालात इतने खराब कैसे हो गए? इन तमाम विषयों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नवीन झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधा नेपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एपी सनवारिया साहब पूर्व राजदूत हैं, वो भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले नेपाल का ही रुख कर लेते हैं नवीन झा साहब के पास। नवीन जी, मौजूदा स्थिति ये है कि ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम को लेकर एक सहमति बनती दिख रही है, लेकिन केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बावजूद जब हालात काबू में नहीं आए, जब प्राइवेट बिल्डिंग्स को आग के हवाले किया जाने लगा, तो आखिर इतने बिगड़े हालात के बीच मौजूदा स्थिति क्या कही जाए? देखिए, कल अबेर रात से नेपाल में जो नेपाल के आर्मी है वो सड़क पर, कहिए सड़क को अपना नियंत्रण में लेने के बाद लगभग अवस्था जो बिगड़े हुए थे पिछले 2 दिन में पूर्ण रूप में सामान्य तो नहीं हो पाया है, लेकिन सामान्यकरण कहिए उसको। छिटपुट घटना आज काठमांडू में भी कहीं कहीं हुआ है, काठमांडू से बाहर भी कुछ घटनाएं हुए हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल कल दिन में और बीते परसों थे, उसके अवस्था में देखिएगा तो हालात बहुत सा ही आज शांत था। आर्मी ने जो खास करके जेन जेड ने जो प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्टर्सों के साथ अनौपचारिक तौर से कल ही रात से वो लोग वार्ता शुरू किए हैं। नेपाल के प्रेसिडेंट कल शाम में सबसे पहले अपील किए केपी शर्मा ओली के रिजाइन के बाद, और उसके बाद यहाँ के आर्मी चीफ ने भी एक वीडियो संदेश प्रवाह करते हुए जेएनजेड को वार्ता में बुलाए थे। और अबेर रात तक कुछ उन लोगों के 14-15 प्रतिनिधि के साथ अनौपचारिक वार्ता हुआ बीते रात, और उसके बाद आज सुबह से भी 2-3 राउंड वार्ता चली। और उसके बाद दोपहर में जेएनजेड ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत वो लंबा मीटिंग की, लगभग 4-5 घंटा, जिसमें प्रोटेस्ट में सहभागी 700-800 युवा लगभग सहभागी थे उसमें। और उन सभी का अभी अधिकतर मत ये है कि नेपाल के जो पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की हैं, उनके नेतृत्व में
एक नागरिक अंतरिम सरकार बनाया जाए, जो सरकार अगले छह महीना से लेकर और एक साल के बीच में इलेक्शन कराएंगे। और लेकिन उसी बीच में जो शाम का अपडेट है कि जो जेन जेट का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें एक ही ग्रुप नहीं था, उसमें युवाओं सबका 8-10 ठो ग्रुप शामिल थे। और कुछ ग्रुप ने सुशीला कार्की के नाम पर आपत्ति जनाई है। इसीलिए नेपाल आर्मी ने आज शाम युवाओं सबसे फिर रिक्वेस्ट किया है कि कल सुबह फिर आप सभी मतलब जितने ग्रुप हैं सभी अपना अपना प्रतिनिधि नेपाली सेना को उपलब्ध कराइए और उसके बाद फिर कल हम लोग बैठकर वार्ता करेंगे। और अवस्था कहिएगा तो बाहर का जो पिछले 2 दिनों की अवस्था में आज बहुत सा सामान्य है काठमांडू का अवस्था, लेकिन कुछ छुटपुट घटना आज भी हुआ है। ठीक है नवीन जी, शुक्रिया आपने जानकारी दी। मैं और सवाल आपसे करूंगा, पहले और मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। एक बार संजीव श्रीवास्तव साहब के पास चलते हैं। संजीव जी, एक प्रश्न जो देश में या सोशल मीडिया पर या आम जन के बीच में पूछा जा रहा है कि ये एक जैसा पैटर्न कैसे हो सकता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पब्लिक सड़कों पे उतरी, सरकारी इमारतों में घुसी, संसद भवन में घुसी, प्रधानमंत्री के घर में घुसी। ये हमने श्रीलंका में देखा, ये हमने बांग्लादेश में देखा, ये हमने नेपाल में देखा। ये सब कुछ एक पैटर्न पर हो रहा है, तो इसमें क्या साजिश के संकेत दिख सकते हैं उस रूप में से देखा जाए? नहीं, देखिए, इसमें साजिश हो सकती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी भी राष्ट्र के अंदर इस तरीके की असंतोष की स्थितियां होती हैं, असहमतियां होती हैं, और एक सरकार के प्रति लोगों के अंदर एक गुस्सा होता है, तो उस पूरी स्थितियों का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो अनेक जो नकारात्मक शक्तियां, जिसको कि हम डीप स्टेट के रूप में भी जानते हैं, और उसके साथ साथ जो अनेक वेस्टेड इंटरेस्ट जो होते हैं, आपराधिक ग्रुप होते हैं, माफिया ग्रुप्स होते हैं, वो सभी इसका सारी स्थितियों का एक्सप्लॉयटेशन वो अपने हितों के लिए करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूं कि जो नेपाल की आंतरिक स्थितियां हैं उसका अगर कोई सबसे बड़ा गुनाहगार है तो वो ऐसे जो लोकतंत्र के, नेपाल के लोकतंत्र को चलाने वाले जो नेता हैं, जिनके के ऊपर नेपाल की जनता ने 2008 से बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को के आधार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए, नेपाल के उत्थान और विकास करें। लेकिन वो अपनी आपसी गुटबाजी में, सत्ता लोलुपता में इतने ज्यादा व्यस्त रहे, और जाहिर है कि भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा संकट नेपाल में है कि जिसकी की वजह से ये जो नेता हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने नहीं निभाया है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि भ्रष्टाचार वहां पर आकंठ उसमें वो डूबे हुए हैं, और साथ ही साथ वहां पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, मुद्रास्फीति का संकट तो है ही, साथ ही साथ ये जो युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी का जो संकट है वो भी एक बहुत बड़े कारण के रूप में सामने आया। और ये जो असंतोष का स्वर था, असंतोष की जो ज्वाला थी, वो अंदर ही अंदर धधक रही थी। और लेकिन ये जो केपी शर्मा ओली की सरकार ने, जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब लोगों के साथ आपको संवाद स्थापित करना चाहिए था, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए था, लोगों की बेरोजगारी का संकट दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए थे, आर्थिक संकट दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए थे, तो ऐसे में आपने ऐसे एक माध्यम को ब्लैंकेट बैन करने का निर्णय किया कि जिसके की माध्यम से लोग अपने असंतोष को व्यक्त करते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, एक दूसरे से अपने दुख और अनेक तरीके की जो की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उसको वो शेयर करते थे। उसी के ऊपर आपने पूरा बैन करने की कोशिश की, एक बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया। दूसरा, जब युवा सड़कों पर आए तो आपने उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया, बहुत ही बड़े पैमाने पर फोर्स का इस्तेमाल किया। पहले ही दिन 20 लोग मारे गए। अनेकों ऐसे युवा हैं जो अभी नेपाल के अनेक अस्पतालों में भर्ती हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उनके सिरों में गोलियां मारी गई हैं और हर तरीके से उनको टॉर्चर किया गया है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो केपी शर्मा ओली की जो सरकार है, जैसा कि मैंने कहा कि इस विनाश काले विपरीत बुद्धि उसके तहत उसने काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि ओली साहब को अपना पद छोड़ना पड़ा है, विदेश भागने की फिराक में दिखाई देते हैं, और वहां की लोगों के अंदर जो ये गुस्सा उन्होंने बहुत ही ज्यादा उसको बढ़ा दिया। सोशल मीडिया, यदि वहां पे लोगों के अंदर गुस्सा है
तो आप उस गुस्से को एड्रेस करने की बजाय उनके मुंह पर ताले लगाने की कोशिश करेंगे, उनके मुंह पे पट्टियां बांधने की कोशिश करेंगे, और जब उसके ऊपर वो आवाज उठाए तो गोलियां चलवाएंगे। ये क्या कैसी सरकार है ये? इस सरकार को तो चला ही जाना चाहिए था, पहले ही चले जाना चाहिए था। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि आप जन भावनाओं को कुचल नहीं सकते। दूसरा ही मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी ऐसी अस्थिरता होती है तो उसमें साजिश करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, डीप स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपने प्रश्न भी पूछा और जैसा मैंने कहा भी पहले भी, कि ये जो शक्तियां होती हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करती हैं। इसमें चाइना का डीप स्टेट भी शामिल हो सकता है, अमेरिका का डीप स्टेट भी शामिल हो सकता है, अन्य जो हिडन, जो छुपी हुई डीप स्टेट शक्तियां हैं, ये इसमें संलग्न हो सकती हैं और उसका वो एक्सप्लॉयटेशन अपने हितों के लिए करेंगी। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है वरुण जी कि नेपाल के जो लोकतंत्र के चुने हुए जो नेता हैं उनके लिए अभी भी समय है, अभी भी वो अपने कदमों को संभाल लें। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सुशीला कार्की वहां की अंतरिम सरकार की मुखिया बन सकती हैं, अभी उनके नाम के ऊपर काफी चर्चा है। देखना ये होगा कि क्या वो ऐसा पद संभाल पाती हैं। वो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। भारत के वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई भी की है, तो भारत का भी एक साथ उनका गहरा कनेक्शन है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई ऐसा बेदाग छवि वाला व्यक्ति सुशीला कार्की जैसी एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली जो नेता है, जो अपनी बेदाग छवि के लिए जानी जाती है, यदि वो कमान संभालती हैं तो वहां पर स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के नेताओं की जिम्मेदारी है, नेपाली कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, अन्य जो दल हैं, सभी को सर्वदलीय बैठक करके अपने कदमों के बारे में आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या उन्होंने नेपाल की जनता के साथ छलावा तो नहीं किया है। छलावा जाहिर है कि उन्होंने किया है, और ऐसे में उसको अपने कदमों को अभी भी वो संभाल सकते हैं। वहां के लोगों के साथ संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याओं को एड्रेस करने की कोशिश करें, ये ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो ये जो नेपाल का जो भविष्य है वो वैसा ही बन सकता है जैसा कि बांग्लादेश का और जैसा कि आप म्यांमार का देख रहे हैं। ठीक। डॉक्टर एपी सनवारिया साहब, अस्थिर नेपाल, अनसेटल्ड नेपाल कितनी परेशानी हो सकता है भारत के लिए? प्रधानमंत्री के ट्वीट को बहुत ध्यान से देखा जाए तो उन्होंने चिंता जाहिर की है नेपाल के प्रति, नेपाल के निवासियों के प्रति, और जो वहां पर घायल हुए हैं उनके प्रति। उनके ट्वीट में अगर बहुत गंभीरता से उसको देखा जाए तो नेपाल की मौजूदा स्थिति और अभी आसपास हमारे पड़ोसी देशों में जो हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी जेल चले गए थे, मतलब ये स्थिति भारत के लिए कितनी चिंताजनक है और हम किस तरीके से इसे एड्रेस करें? वरुण जी देखिए, भारतवर्ष के लिए नेपाल का अस्थिर होना बहुत ही भयंकर और दुखदायी अवस्था है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी ट्वीट करते हैं, देखिए उनके जो भी ट्वीट में बहुत गहरा सार छुपा हुआ होता है। और उन्होंने इमीडिएटली कैबिनेट मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी के बाद में ये ट्वीट किया है, क्योंकि भारतवर्ष हमेशा से ही चाहता है कि सब जगह पे चैन अमन रहे। और खास करके नेपाल के साथ हमारे संबंध बहुत सदियों पुराने हैं। माता जानकी का जन्म स्थान वहां पे रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थली वहां रही है। और वो देश जो महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली का पार्ट रहा है, वहां पे ये जो हालात हुए हैं वो हालात एक दिन में नहीं बने हैं। वरुण जी, ये एक आग सुलग रही थी, और ये आग सुलगती हुई जिस तरह से हैशटैग नेपो और हैशटैग करप्शन के जो चालू किए गए थे, वो मामला इतना आगे तक बढ़ गया। ये कहो कि जी वो सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया उसकी वजह से ये ऐसे हो गया, नहीं। जो जनरल यूथ है नेपाल का, वो इस वक्त पूरा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। उसको उम्मीद नहीं, कितने सालों के बाद नेपाल में डेमोक्रेसी आई थी सामंतवाद से उभर के, लेकिन वो डेमोक्रेसी बहुत ही क्षणभंगुर रही है। बार बार प्राइम मिनिस्टर बदल देना, और इसके बाद में जो गवर्नमेंट बनती थी या जो प्राइम मिनिस्टर बनता था उसका कंट्रोल
हालात पे नहीं रहना, और करप्शन इतनी ज्यादा थी कि देखिए पिछले प्रधानमंत्रियों के घर जो है उन्होंने फूंक दिए, और एक प्रधानमंत्री की तो धर्मपत्नी की हत्या हो गई है, और किस तरह से उन्होंने वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके मारा है, ये चीज जो मैं देख रहा हूं बहुत दुखदाई है हमारे लिए। नेपाल में जितनी जल्दी से शांति आए, जितनी जल्दी से नेपाल स्थिर होगा, वो एक डेमोक्रेट कंट्री है, और भारतवर्ष की डेमोक्रेसी का तो मैं कोई मुकाबला नहीं मानता हूं। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और इस डेमोक्रेसी की चारों तरफ हमें बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। जी नवीन झा साहब, जैसे सरकार के खिलाफ गुस्सा था जेनजी का, तो सरकारी इमारतें जली, पूर्व प्रधानमंत्रियों को पीटा गया, आग लगाई गई, हालांकि जस्टिफाई तो वो भी नहीं हो सकता। उसके बाद प्राइवेट बिल्डिंग निशाने पर आ गई, हिल्टन होटल को जलाया गया, वो जो न्यूज चैनल की बिल्डिंग को जलाया गया, खबर आ रही है जो नेपाल के अरबपति हैं उनके पैसे लूटे गए। मतलब फिर तो क्योंकि कोई लीड नहीं कर रहा है इस प्रोटेस्ट को, तो इसकी तो डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है। अब तो ये प्राइवेट ठिकानों को भी निशाना बना रहे थे, तो ऐसे में तो नेपाल के लिए अच्छी बात नहीं है और हालात खराब होंगे। सही कहे आप कि कल जो घटना हुए, जो लगभग प्राइम मिनिस्टर जो कल सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, बहुत सारे कैबिनेट मंत्री जो थे उन सब का घर पर जो आगजनी हुआ है, कुछ मंत्री को पीटा गया है, और मंत्री सब के बाद आप जो उसको कल का जो घटना देखिएगा सीरीज में, तो पहले लीडर सब पर फोकस हुआ। सब पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा के घर पर हुआ, केपी ओली के घर पर हुआ, बाबूराम भट्टराई के घर पर हुआ, उसके बाद कैबिनेट मंत्री सबको घर जलाया गया, और उसके बाद आपको उद्योगपति सबके घर पर अटैक हुआ, उद्योगपति हुआ। उसके बाद आपको तो उद्योगपति में भी आप देखिएगा तो नेता जो युवा पुस्ता का गुस्सा हमको लगता है, अराजकता तो अराजकता ही है, लेकिन जैसे विनोद चौधरी बहुत प्रतिष्ठित उद्योगपति है नेपाल के, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो नेपाली कांग्रेस से अटैच है, वो नेपाली कांग्रेस में से सांसद बने हैं। तो यहाँ के बहुत सारे युवाओं का क्या धारणा है कि मतलब हर एक सेक्टर को पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लीडर है वो कब्जा कर बैठा है, और उसीलिए वो गुस्सा जो आप देखेंगे कि जितने मतलब उद्योगपति सबके घर पर अटैक हुआ है, सब कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से, कोई नेपाली कांग्रेस से है, कोई एमएलए से है, कोई आपको माओवादी से रिलेटेड है। तो जनरल यूथ में क्या है कि जो टॉप पॉलिटिशियन है वो नेपाल के हर एक सेक्टर को कब्जा करके अपना मुट्ठी में रखे हैं, और वो हर एक को यूज करता है, और जनरल पीपुल के, जनरल युवाओं को वहां पर एक्सेस नहीं होता है। वहां कोई जाते हैं नौकरी के लिए तो पॉलिटिकल मतलब वहां पर सोर्स आवश्यक पड़ता है। तो इसीलिए युवा सबको जो मतलब गुस्सा है नेपाल में, वो हर एक सेक्टर पे है। मीडिया को जो आप बात किए, तो मीडिया भी नेपाल में पिछले समय मीडिया पर जबरदस्त रूप से अटैक, मतलब आक्रमण, ये पहला आक्रमण नहीं हुआ है मीडिया पर। पिछले 3-4 साल में आप देखिएगा तो कई बार नेपाल के सबसे टॉप मीडिया कांतिपुर का मालिक को 1 साल पहले अरेस्ट किया गया था, और कल उसी को न्यूज रूम को सारे जलाए गए। दूसरे सबसे बड़े सेकंड में देखिएगा तो अन्नपूर्णा पोस्ट का न्यूज रूम को जबरदस्त रूप में क्षति हुआ है, और उसके मालिक पर, जो उसके अन्नपूर्णा पोस्ट के मालिक है, उस पर क्या मतलब आरोप है कि जो अभी के सरकार बने थे नेपाली, केपी ओली और शेर बहादुर देउबा का जब गठबंधन बने थे, तो उसी के घर पर एग्रीमेंट हुआ था। रामेश्वर थापा जो अन्नपूर्णा पोस्ट पत्रिका का मालिक है, उसके घर पर बैठक हुए, फोटो सार्वजनिक हुआ था। तो युवाओं सबके टारगेट मतलब इस तरह का था कि जितने नेपाल के मतलब सेक्टर है वो सभी मतलब यहाँ के टॉप पॉलिटिशियन के मतलब कब्जा में है, इसीलिए वो सब चौतरफी आक्रमण किए हैं कल के जो देखिएगा। और आक्रमण में स्वाभाविक मतलब आगजनी, जो जेनजेड का जो विज्ञप्ति सब कल सामने आया है कि हम लोग आगजनी नहीं किए हैं, आगजनी घुसपैठ के तहत हुआ है, और घुसपैठ अब किस ग्रुप से हुआ है, अब वो हमको लगता है कि धीरे धीरे वो सब भी एक्सपोज होगा। कुछ दिन अब वेट करना पड़ेगा, माहौल शांत होंगे तो वो लोग खुद मतलब आज से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हम लोग उसको एक्सपोज करेंगे, शांत रहिए खतर। तो अभी देखना होगा मतलब अगला दिन में क्या क्या होता है। ठीक है नवीन जी, मैं लौटता हूं आपके पास। संजीव श्रीवास्तव जी, लगातार वहां पे सरकारों का बदलना, प्रधानमंत्रियों का आना जाना, ये सिलसिला, धुर विरोधियों का गठबंधन,
कभी राजशाही की डिमांड वापस आती है कि राजशाही को वापस लौटाइए, हिंदू राष्ट्र को लौटाइए। किसी का चीन की तरफ झुकाव ज्यादा दिखता है। भारत विरोधी बयान कभी देखने को मिलते हैं, कभी लिपुलेख दर्रे का मामला उठा लिया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वहां की जो लीडरशिप है उसका जबरदस्त जो डिवीजन है, थॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो दिखाता है कि कोई एक स्टेबल सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहा था और उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया क्या। हाँ, वो तो है ही। देखिए, लोकतंत्र में विचारों का जो मतभेद है वो हो सकता है, और सभी को अपने अपने मतों के अनुसार सोचने की और नीतियों को बनाने की स्वतंत्रता होती है, वो तो अपनी जगह है ही। लेकिन जो सबसे बड़ा जो फेल्योर है वो जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी, अपने जो भी सरकार चुनी गई, यदि कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मंत्री बना, जो वहां की ब्यूरोक्रेसी है, सभी की एक जिम्मेदारी थी। उन जिम्मेदारियों को उन्होंने ठीक तरीके से नहीं निभाया है। भ्रष्टाचार में वो अकंठ डूबे रहे हैं। उनके बच्चों के अगर आप जीवन शैली को देखें, उनकी खुद के जीवन शैली को देखें, विलासिता में डूबे रहे हैं। भ्रष्टाचार का बड़ा पैसा उन्होंने अपनी तिजोरियों में, विदेशों में जमा करके रखा हुआ है। और जनता जाहिर है कि इन सारी बातों को देख रही थी, समझ रही थी, और सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त भी करती थी। लेकिन लोगों की भावनाओं को समझने की बजाय, उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करने की बजाय, आपने उनके मुंह पर पट्टियां डालने का और उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताले जड़ने का जो काम करने की जो कोशिश की, वो आपके लिए बैकफायर किया। और जब बैकफायर किया तो उसके बाद आपने फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस फायरिंग शुरू कर दी, लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई। ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई वो युवा ना हो, वो कोई कोई युद्ध के क्षेत्र में वो सेना वहां पे लड़ रही है, वहां पुलिस की जो फोर्सेस लड़ रही हैं। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं वो जाहिर है कि उन्होंने, जैसा कि मैं फिर से संजीव जी, कहूंगा, माफी चाह रहा हूं, समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, लेकिन जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं वो बड़े वैलिड भी थे। उस लिहाज से ये कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है, नेपाल किस राह जा रहा है, नेपाल का भविष्य क्या है। कहीं विदेशी शक्तियां परिस्थितियां और खराब तो नहीं कर देंगी, या फिर यहां से नेपाल संभल कर विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण की ओर बढ़ेगा। ये बड़ा सवाल भी है और भारत की नजर उस पर वैसे ही बनी हुई है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट एट 8 देख रहे थे आप, जहां हम बात कर रहे थे नेपाल के मौजूदा हालात की। परिस्थितियां बहुत खराब हैं, परिस्थितियां कब सुधरेंगी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्थिर नेपाल भारत के लिए भी चिंता का विषय है। यहाँ रुकने को